जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। चलिए शुरू करते हैं आज का ये स्पेशल एपिसोड। हम अक्सर एक बहुत बड़ी गलतफहमी के साथ जीते हैं। हमें लगता है कि जो इंसान महीने का 1 या 2 लाख रुपए कमा रहा है वो अमीर है। हम इनकम और वेल्थ के बीच के बुनियादी फर्क को समझ ही नहीं पाते। एक बड़ी सैलरी आपको एक अच्छी लाइफस्टाइल दे सकती है, आपके बिल्स चुका सकती है, लेकिन वह आपको अमीर नहीं बनाती। इनकम वह है जो आप आज कमा रहे हैं, जबकि वेल्थ वह है जो तब भी बढ़ती है जब आप सो रहे होते हैं। ये सबसे पहला भ्रम है जिसे हमें आज तोड़ना होगा। भारत के मिडिल क्लास को लगता है कि प्रोग्रेस का मतलब है ज्यादा खर्च करना। अगर सैलरी बढ़ती है तो ईएमआई पर एक बड़ी गाड़ी आ जाती है, नया आईफोन आ जाता है और घर का साइज बड़ा हो जाता है। इसे कंजम्पशन ड्रिवन ग्रोथ कहते हैं। बैंक अकाउंट में पैसे आते हैं और लाइफस्टाइल को मेंटेन करने में चले जाते हैं। सेविंग्स के नाम पर सिर्फ उतना ही बचता है जो इमरजेंसी में काम आ सके। वेल्थ बनाने की प्रक्रिया तो कभी शुरू ही नहीं होती, क्योंकि हमारा सारा फोकस सिर्फ इनकम बढ़ाने और उसे खर्च करने पर होता है। ये समझना क्यों जरूरी है? क्योंकि ज्यादातर लोग सोचते हैं कि अगर मेरी सैलरी डबल हो जाए तो मेरी सारी आर्थिक परेशानियां खत्म हो जाएंगी। ये एक भ्रम है। ज्यादा कमाई होने पर भी अगर आपकी समझ नहीं बदलती तो आपके खर्चे भी डबल हो जाते हैं। यह गलतफहमी लोगों से उनकी जिंदगी के सबसे महत्वपूर्ण फैसले गलत करवाती है। लोग ऐसे करियर या शहरों में फंस जाते हैं जहां वो कमाते तो बहुत हैं लेकिन बचा कुछ नहीं पाते। भारत का इनकम और वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन डेटा इस बात का सबसे बड़ा सबूत है। ऑक्सफैम और वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट के आंकड़े बताते हैं कि देश के टॉप 10% लोगों के पास देश की लगभग 77% वेल्थ है। लेकिन जब हम इनकम की बात करते हैं तो कहानी अलग दिखती है। एक अच्छी सैलरी वाला व्यक्ति टॉप 10% इनकम ब्रैकेट में तो आ सकता है, लेकिन वो टॉप 10% वेल्थ ब्रैकेट में कभी नहीं आ पाता, क्योंकि उसके पास एसेट्स नहीं होते, सिर्फ लायबिलिटीज होती है। असली वेल्थ का निर्माण सैलरी स्लिप से नहीं बल्कि ओनरशिप से होता है। सेविंग्स रेट और एसेट ओनरशिप के बीच का अंतर ही यह तय करता है कि आप भविष्य में आजाद होंगे या फिर 60 साल की उम्र तक सिर्फ एक एम्प्लॉई बनकर रह जाएंगे। इस वीडियो में हम किसी एक व्यक्ति की सफलता की कहानी नहीं सुनेंगे, बल्कि उस सिस्टम और स्ट्रक्चर को समझेंगे जो यह तय करता है कि भारत में कौन अमीर बनता है और कौन जिंदगी भर ईएमआई भरता रह जाता है। जब हम वेल्थ की बात करते हैं तो हमें लगता है कि ये 100 मीटर की रेस है और हम सभी एक ही स्टार्टिंग लाइन से दौड़ रहे हैं। लेकिन हकीकत यह है कि कुछ लोग फिनिश लाइन से सिर्फ 10 मीटर दूर पैदा होते हैं और कुछ लोग रेस शुरू होने से पहले ही -100 मीटर पर खड़े होते हैं। यह सब शुरू होता है इतिहास से। आजादी के बाद से ही भारत में संपत्ति की शुरुआत बहुत असमान रही है। ये सिर्फ मेहनत की बात नहीं है, बल्कि इस बात की है कि जब खेल शुरू हुआ तो आपके पास क्या था। 1947 के बाद जमींदारी प्रथा तो खत्म हो गई, लेकिन जमीन का मालिकाना हक पूरी तरह से नहीं बदला। आज भी भारत में लैंड होल्डिंग पैटर्न्स बताते हैं कि कुछ विशेष समुदायों और परिवारों के पास पीढ़ियों से जमीनें हैं। जब शहरों का विकास हुआ तो इन्हीं जमीनों की कीमत करोड़ों में हो गई। जिनके परदादाओं के पास जमीन थी, उन्होंने बिना कुछ किए सिर्फ समय के साथ करोड़ों की वेल्थ बना ली। वहीं दूसरी ओर जिनके पास जमीन नहीं थी, वो आज भी किराए के मकानों में रहने को मजबूर हैं। कास्ट, जियोग्राफी और इनहेरिटेंस का इस वेल्थ क्रिएशन में बहुत बड़ा रोल है। 1950 और 60 के दशक में किन लोगों के पास अच्छी शिक्षा तक पहुंच थी, किन लोगों के पास व्यापार शुरू करने के लिए शुरुआती कैपिटल थी। इंटरजेनरेशनल मोबिलिटी की स्टडीज साफ दिखाती हैं कि अगर आपके पिता या दादा फॉर्मल इकोनॉमी का हिस्सा थे तो आपके अमीर बनने के चांसेस कई गुना बढ़ जाते हैं। जिन परिवारों ने कैपिटलिज्म और बाजार की ताकत को 1970 या 1908 के दशक में समझ लिया था, उन्होंने बहुत पहले ही एसेट्स बना लिए। जब 1991 में भारत में लिबरलाइजेशन हुआ तो ये परिवार पहले से ही तैयार थे। उन्होंने स्टॉक मार्केट, रियल एस्टेट और बिजनेस में फर्स्ट मूवर एडवांटेज उठाया। जो लोग उस वक्त सर्वाइवल की लड़ाई लड़ रहे थे, वो इस वेल्थ क्रिएशन की दौड़ में दशकों पीछे छूट गए। इसके साथ ही हमें भारत की इनफॉर्मल इकोनॉमी की विरासत को भी समझना होगा। आज भी भारत का एक बहुत बड़ा वर्ग ऐसी नौकरियों और व्यापार में फंसा है जहां कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, कोई पेंशन नहीं है और कोई सिक्योरिटी नहीं है। पीढ़ी दर पीढ़ी इनफॉर्मल सेक्टर में काम करने की वजह से कैपिटल एक्यूमुलेशन कभी हो ही नहीं पाया। यह सब जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि वेल्थ पीढ़ियों में कंपाउंड होती है। अगर किसी परिवार ने आपसे 50 साल पहले इन्वेस्टमेंट शुरू कर दिया था तो आज आप अपनी 2 लाख रुपए महीने की सैलरी से उन्हें कभी पीछे नहीं छोड़ सकते। स्टार्टिंग पॉइंट यह तय करता है कि आपकी स्पीड क्या होगी। इसलिए अपनी तुलना उन लोगों से करना बंद करें जिनकी स्टार्टिंग लाइन आपसे दशकों आगे थी।
भारत का मिडिल क्लास सबसे ज्यादा मेहनत करता है, सबसे ज्यादा टैक्स भरता है, लेकिन फिर भी एक अजीब से ट्रैप में फंसा रहता है। ये है स्टेबल अर्नर होने का ट्रैप। हमारे समाज में एक सेट पैटर्न है, अच्छी शिक्षा लो, एक सुरक्षित नौकरी पाओ और बस जिंदगी सेट है। लेकिन असलियत में नौकरी मिलने के बाद एक प्लेटो आ जाता है। आपकी इनकम बढ़ती है लेकिन वेल्थ नहीं। आपकी सैलरी और इन्फ्लेशन के बीच एक रेस चल रही है जिसमें अक्सर आपकी सैलरी हार जाती है। हर साल आपको जो इंक्रीमेंट मिलता है वो सिर्फ कागजों पर अच्छा लगता है। अगर लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन और असली महंगाई को मिला दिया जाए तो आपकी परचेसिंग पावर असल में कम हो रही है। आप आज 5 साल पहले से ज्यादा कमा रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको लगता है कि पैसा बच क्यों नहीं रहा है। इसका सबसे बड़ा कारण है हमारी EMI संस्कृति। आज मिडिल क्लास अमीर दिखने के लिए अपने भविष्य को दांव पर लगा रहा है। गाड़ियां, छुट्टियां, गैजेट्स, सब कुछ उधार पर चल रहा है। हाउस होल्ड डेट रेशियोज के आंकड़े बताते हैं कि भारतीय अब पहले से कहीं ज्यादा कर्ज ले रहे हैं। यह एक ऐसा चक्र है जहां आप महीने के 30 दिन काम करते हैं ताकि अगले महीने की पहली तारीख को बैंक आपकी EMI काट सके। अब बात करते हैं सबसे बड़े साइलेंट किलर की, टैक्सेशन। मिडिल क्लास सैलरीड इंसान के लिए टैक्स से बचने का कोई सीधा रास्ता नहीं है। पैसा अकाउंट में आने से पहले ही TDS कट जाता है। वहीं दूसरी तरफ जो लोग बिजनेस करते हैं या जिनके पास एसेट्स हैं, उनके पास टैक्स बचाने के लिए एक पूरा सिस्टम मौजूद है। एसेट टैक्स और इनकम टैक्स के बीच का यह फर्क सैलरीड क्लास को कभी वेल्थ नहीं बनाने देता। आज एजुकेशन कॉस्ट आसमान छू रही है। माता पिता अपनी जिंदगी भर की गाढ़ी कमाई बच्चों की पढ़ाई में लगा देते हैं, इस उम्मीद में कि उन्हें एक अच्छी नौकरी मिलेगी। लेकिन अगर हम एजुकेशन के ROI की बात करें तो वह लगातार गिर रहा है। 20 लाख का लोन लेकर 40,000 की नौकरी पाना कोई वेल्थ क्रिएशन का फॉर्मूला नहीं है, यह एक सर्वाइवल का फॉर्मूला है। यह सेक्शन बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत की सबसे बड़ी आबादी इसी मिडिल क्लास ट्रैप का हिस्सा है। वे सबसे ज्यादा अफेक्टेड हैं, फिर भी इसके बारे में सबसे कम बात की जाती है। जब तक आप अपने समय को पैसे के लिए बेचना बंद नहीं करेंगे और एसेट्स नहीं बनाएंगे, तब तक आप इस ट्रैप से बाहर नहीं निकल सकते। जब कोई व्यक्ति अमीर नहीं बन पाता तो समाज अक्सर उसे ही दोषी ठहराता है। तुमने पर्याप्त मेहनत नहीं की, तुम्हारी सोच छोटी है। लेकिन व्यक्ति को दोष देना बहुत आसान है, जबकि सिस्टम की खामियों को समझना मुश्किल। हकीकत यह है कि हमारा आर्थिक सिस्टम कुछ इस तरह डिजाइन है कि जिनके पास पहले से पैसा है उनके लिए और पैसा बनाना आसान है। सबसे बड़ी बाधा है कैपिटल तक पहुंच। एक गरीब व्यक्ति या एक छोटा दुकानदार जब लोन लेने बैंक जाता है तो उसे सबसे ज्यादा इंटरेस्ट रेट का सामना करना पड़ता है। वहीं एक अरबपति कॉर्पोरेट जब लोन लेता है तो उसे बेहद कम इंटरेस्ट रेट पर करोड़ों रुपए मिल जाते हैं। MSME क्रेडिट एक्सेस का डेटा यह साफ दिखाता है कि छोटे व्यवसायों को आज भी कैपिटल के लिए संघर्ष करना पड़ता है। इसे क्रेडिट बायस कहते हैं। बैंक हमेशा उन्हें पैसा देना पसंद करते हैं जिन्हें वास्तव में पैसे की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास दिखाने के लिए एसेट्स नहीं है तो आपको कर्ज नहीं मिलेगा। इस तरह सिस्टम खुद ब खुद अमीर को और अमीर बनने में मदद करता है और आम आदमी को उसी जगह रोके रखता है। इसके अलावा एक बहुत बड़ी खाई है अर्बन और रूरल अपॉर्चुनिटी गैप की। भारत में आपकी किस्मत बहुत हद तक इस बात से तय होती है कि आप किस पिन कोड में पैदा हुए हैं। मेट्रो शहरों में नेटवर्किंग, इंफ्रास्ट्रक्चर और टैलेंट का जो इकोसिस्टम है वह टियर 3 शहरों या गांवों में नदारद है। इनफॉर्मेलिटी पेनल्टी एक और कड़वा सच है। एक सड़क किनारे ठेला लगाने वाला व्यक्ति हर दिन पुलिस, प्रशासन और मौसम की मार झेलता है। उसके पास कोई लीगल प्रोटेक्शन नहीं है, जबकि वही सामान जब एक वातानुकूलित और रजिस्टर्ड सुपरमार्केट में बिकता है तो उसे सिस्टम का पूरा सपोर्ट मिलता है। छोटे प्लेयर्स के लिए रेगुलेटरी फ्रिक्शन यानी कानूनी और कागजी कार्यवाही का बोझ बहुत ज्यादा है। एक छोटा बिजनेस शुरू करने और उसे कंप्लायंस में रखने का खर्च इतना ज्यादा होता है कि कई लोग शुरुआत करने से पहले ही हार मान लेते हैं। स्टार्टअप सर्वाइवल के आंकड़े बताते हैं कि कागजी कार्यवाही और सिस्टम की जटिलताओं के कारण कितने ही बेहतरीन आइडियाज दम तोड़ देते हैं। ये सब हमें बताता है कि केवल कड़ी मेहनत करना काफी नहीं है। हार्डवर्क तभी स्केल हो सकता है जब सिस्टम आपके साथ हो। ये मानना कि सिर्फ मेरिट या योग्यता ही सफलता तय करती है एक अधूरा सच है। अगर सिस्टम आपके खिलाफ काम कर रहा है तो आपकी सारी मेहनत सिर्फ आपको जिंदा रखने के काम आएगी, अमीर बनाने के नहीं। अब समय आ गया है कि हम वेल्थ को देखने का नजरिया बदलें। संपत्ति का निर्माण इस बात से नहीं होता कि आप दिन में 14 घंटे काम करते हैं। संपत्ति इस बात से बनती है कि आप किस चीज के ओनर हैं। ये ओनरशिप का खेल है। अमीर लोग अपनी मेहनत को इनकम में बदलते हैं और फिर उस इनकम से एसेट्स खरीदते हैं।
भारत में एसेट ओनरशिप के पैटर्न को देखें तो बहुत कम लोग ही प्रोडक्टिव एसेट्स में निवेश करते हैं। ज्यादातर भारतीयों का पैसा या तो बैंक के सेविंग अकाउंट में पड़ा है या फिर एफडी में, जहां से वेल्थ कंपाउंड नहीं होती। वेल्थ बनाने की असली होली ट्रिनिटी है रियल एस्टेट, इक्विटी और बिजनेस। रियल एस्टेट ने भारत में सबसे ज्यादा वेल्थ क्रिएट की है, लेकिन यह इतना महंगा हो चुका है कि आम इंसान की पहुंच से बाहर है। इसके बाद आती है इक्विटी, लेकिन आज भी भारत की कुल आबादी का 5 से 7% से भी कम हिस्सा शेयर मार्केट में सीधे तौर पर इन्वेस्ट करता है। और तीसरा है अपना खुद का बिजनेस खड़ा करना। सवाल यह है कि ज्यादातर भारतीय प्रोडक्टिव एसेट्स क्यों नहीं बनाते? इसका जवाब है रिस्क वर्सेस सर्वाइवल का ट्रेड ऑफ। जब आपके पास खोने के लिए बहुत कुछ हो और बैकअप में कुछ ना हो, तो आप रिस्क नहीं ले सकते। एक आम भारतीय परिवार रिस्क लेने से डरता है क्योंकि एक गलत फैसला उन्हें गरीबी रेखा के नीचे धकेल सकता है। लेकिन हमें यह कड़वा सच स्वीकार करना होगा। आपके एफर्ट सिर्फ आपको एक इनकम दे सकते हैं, लेकिन वे एसेट्स हैं जो आपको फ्रीडम देते हैं। अगर आपके पास ऐसे एसेट्स नहीं हैं जो आपके सोते समय भी आपके लिए पैसा बना रहे हैं, तो आपको मरते दम तक काम करना पड़ेगा। एसेट डिस्ट्रीब्यूशन का डेटा साफ कहता है कि देश की सारी बड़ी वेल्थ कॉर्पोरेट इक्विटी और प्राइम कमर्शियल रियल एस्टेट में लॉक है। अगर आपको वेल्थ बनानी है तो आपको इस ओनरशिप मॉडल का हिस्सा बनना ही होगा। सिर्फ एक अच्छा एम्प्लॉई बनना काफी नहीं है, आपको एक अच्छा इन्वेस्टर भी बनना होगा। आज इंटरनेट पर हर तरफ हसल कल्चर का शोर है। आपको रोज बताया जाता है कि अगर आप 18 घंटे काम नहीं कर रहे हैं तो आप पीछे छूट जाएंगे। एक और बहुत लोकप्रिय नैरेटिव है पॉवर्टी इज अ माइंडसेट। यह नैरेटिव बहुत ही खतरनाक और भ्रामक है। इंटरनेट हमें सर्वाइवरशिप बायस का शिकार बनाता है। हम उस एक इंसान की कहानी तो सुनते हैं जिसने 10,000 रुपए से शुरू करके 100 करोड़ बनाए, लेकिन हम उन 10,000 लोगों की कहानी कभी नहीं सुनते जिन्होंने ठीक वही किया जो उस सफल इंसान ने किया था, लेकिन वो पूरी तरह बर्बाद हो गए। सफलता में मेहनत के साथ साथ टाइमिंग, किस्मत और नेटवर्क का बहुत बड़ा हाथ होता है। गरीबी माइंडसेट का मिथ लोगों को यह सोचने पर मजबूर करता है कि उनकी आर्थिक स्थिति सिर्फ उनकी सोच का नतीजा है। यह सच नहीं है। जब आपके पास अगले महीने का किराया देने के पैसे नहीं होते, तो आपका दिमाग 10 साल बाद की लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच ही नहीं सकता। बिहेवियरल इकोनॉमिक्स इसे स्कैर्सिटी माइंडसेट कहती है। यह आपकी गलती नहीं है, यह हालात का बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स है। तो माइंडसेट कहां काम आता है और कहां नहीं? माइंडसेट अनुशासन बनाए रखने, नई स्किल सीखने और फालतू खर्चों को रोकने में 100% काम आता है। लेकिन जब बात सिस्टमिक बैरियर्स या ऐतिहासिक असमानता को पार करने की आती है, तो सिर्फ पॉजिटिव सोच से काम नहीं चलता। वहां आपको कैपिटल, नॉलेज और सही स्ट्रैटेजी की जरूरत होती है। यह बैलेंस समझना बहुत जरूरी है ताकि हम विक्टिम ब्लेमिंग यानी पीड़ित को ही दोष देने से बच सकें, और साथ ही लर्न्ड हेल्पलेसनेस यानी यह मान लेना कि अब तो कुछ हो ही नहीं सकता से भी बचें। हकीकत को स्वीकारें, लेकिन अपनी लड़ाई को सही हथियारों के साथ लड़ें। तो अब सवाल यह उठता है कि भारत में वास्तव में वेल्थ कौन बनाता है? अगर हम फैंटेसी नैरेटिव्स को हटा दें और डेटा ऑफ वेल्थ रिपोर्ट्स पर गौर करें, तो हमें कुछ बहुत ही स्पष्ट और रिपीटेबल पैटर्न्स नजर आते हैं। अमीर बनना कोई जादू नहीं है, यह एक स्ट्रक्चर का नतीजा है। सबसे पहले आते हैं बिजनेस फैमिलीज। ये वो लोग हैं जिनके पास पीढ़ियों का नेटवर्क है, कैपिटल है और व्यापार की समझ है। वे जानते हैं कि सिस्टम को अपने फायदे के लिए कैसे इस्तेमाल करना है। उनका पैसा पहले से ही काम पर लगा हुआ है। दूसरे नंबर पर आते हैं एसेट फर्स्ट प्रोफेशनल्स। ये वो नौकरी पेशा लोग हैं जिन्होंने सिर्फ सैलरी पर भरोसा नहीं किया। इन्होंने टेक स्टार्टअप्स में काम किया, ESOPs के जरिए कंपनी में हिस्सेदारी ली, या फिर अपनी शुरुआती इनकम को एग्रेसिव तरीके से रियल एस्टेट और इक्विटी में इन्वेस्ट किया। ये वो लोग हैं जिन्होंने नौकरी को एसेट बनाने का जरिया बनाया। हमें रेंट सीकिंग और वैल्यू क्रिएशन के बीच का फर्क भी समझना होगा। भारत में कई लोग वेल्थ इसलिए बना रहे हैं क्योंकि उन्होंने किसी महत्वपूर्ण रिसोर्स जैसे जमीन, लाइसेंस या डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क पर कब्जा कर रखा है। इसे रेंट सीकिंग कहते हैं। जबकि कुछ लोग नई टेक्नोलॉजी या सर्विस बनाकर वैल्यू क्रिएट कर रहे हैं और उससे अमीर बन रहे हैं। इसमें टाइमिंग और पॉलिसी अलाइनमेंट का भी बड़ा रोल है। जिन लोगों ने 1990 के दशक में IT बूम को पहचाना या पिछले एक दशक में इंफ्रास्ट्रक्चर बूम को पकड़ा, उन्होंने भारी वेल्थ क्रिएट की। सही समय पर सही सेक्टर में होना आपकी मेहनत से कहीं ज्यादा रिजल्ट दे सकता है। इन पैटर्न्स को जानना इसलिए जरूरी है ताकि हम बॉलीवुड या सोशल मीडिया के झूठे नैरेटिव से बाहर आ सकें। अगर आपको वेल्थ बनानी है तो आपको इन्हीं स्ट्रक्चर्स में से किसी एक को अपनाना होगा। या तो आपको एक हाई ग्रोथ बिजनेस बनाना होगा या फिर किसी हाई ग्रोथ बिजनेस का इन्वेस्टर बनना होगा।
पिछले 1 घंटे में हमने भारत में वेल्थ क्रिएशन की ऐतिहासिक सच्चाई, सिस्टमिक बाधाओं और मिडिल क्लास के ट्रैप्स को समझा। यह जानकारी आपको निराश करने के लिए नहीं, बल्कि आपको जागरूक करने के लिए है। जब आप खेल के असली नियमों को समझ जाते हैं, तभी आप उसे सही तरीके से खेल सकते हैं। आपके हाथ में क्या है और क्या नहीं, आप यारी परदादा की छोड़ी हुई जमीन को कंट्रोल नहीं कर सकते। आप देश की टैक्स पॉलिसी को नहीं बदल सकते और न ही आप रातों रात सिस्टम की खामियों को मिटा सकते हैं, लेकिन आप अपने EMI खर्चे को कंट्रोल कर सकते हैं। आप दिखावे के लिए की जाने वाली कंजम्पशन को रोककर उस पैसे को प्रोडक्टिव एसेट्स में लगाना शुरू कर सकते हैं। अब समय है रिच शब्द की परिभाषा को बदलने का। अमीर होने का मतलब प्राइवेट जेट खरीदना या रोज महंगी पार्टियों में जाना नहीं है। असली वेल्थ का मतलब है टाइम फ्रीडम। इसका मतलब है कि अगर आप कल काम पर न जाना चाहें तो आपकी जिंदगी नहीं रुकेगी। असली वेल्थ शांति है, सिक्योरिटी है और अपनी शर्तों पर जीने की ताकत है। इसलिए खुद को दोष देना बंद करें, झूठे वादों में फंसना छोड़ें और हकीकत को स्वीकार करते हुए अपने लिए एक वास्तविक फाइनेंशियल रोड मैप बनाएं। सिस्टम शायद हमेशा ऐसा ही रहेगा, लेकिन अब आप इस सिस्टम के अंदर अपने लिए एक मजबूत जगह बना सकते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अपने विचार कमेंट्स में बताना न भूलें। मिलते हैं बहुत जल्द एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।